विद्वान मित्र गिरीश भाई जोशी से, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश भाई नमस्कार, स्वागत, केम छो? धन्यवाद धन्यवाद, फाइन। गिरीश भाई, उथल पुथल तो बड़ी हो रही है, लेकिन अब सारी दुनिया की प्रेस, ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, सैकड़ों हजारों पत्रकार वहां पहुंचे हुए हैं साहब। मतलब इस्लामाबाद ने एक और भी फैसिलिटी दे दी कि जितने भी दुनिया के पत्रकार हैं, मीडिया ग्रुप हैं, वो बिना वीजा के पाकिस्तान आ सकते हैं और उनको वीजा ऑन अराइवल कर दिया जाएगा, तो आप आ जाओ। तो अभी क्या इमेज बिल्डिंग हो रहा है ना थोड़ा सा। अभी तक तो पाकिस्तान को दूसरे रूप में देखा जाता था, अब पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर देखा जा रहा है, और हिंदुस्तान में इसे लेके बड़े संशय, बड़े शक की स्थितियां पैदा हो रही हैं। पर कुछ ना कुछ तो चलो सफलता है ही है, 15 दिन का तो करवा ही दिया उन्होंने, और कुछ नहीं। तो बाकी क्या निकलेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इसके ऊपर आपकी पहले टिप्पणी मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद अगले सवाल पे चलेंगे। लेकिन इस बीच में एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ सर आपको मैं, जो आज काफी चर्चा का विषय है, जो ईरान ने इशू किया है। और इस फ्लाइट का नाम, वो मिनाब का जो स्कूल जिसमें 168 बच्चियां मारी गई थी अमेरिका के और इजराइल के द्वारा, वो उन्होंने फ्रंट सीट पे उन्होंने 4 खून से सने हुए बैग रखे, उस पर उनकी फोटोएं लगाई और फ्लाइट का नाम मिनाब 168 रख दिया, जो कि बच्चों के स्कूल के नाम और जितने बच्चियों की मौत हुई थी। और ये जो मैसेज है ईरान का, ये शायद पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है कि इजराइल और अमेरिका जो है वो दूध के धुले नहीं हैं, वो मासूम बच्चियों के कातिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। गिरीश भाई। दिनेश जी, माहौल देख के एक इंसिडेंट याद आता है कि जब गांव खेड़े में सर्कस आता था तो वो महीना पहले पता होता था सर्कस आने वाला है, तो पूरा गांव सर्कस देखने जाता था। उसमें जो बाहर खड़े होते थे वो ये देखते कि पूरे खानदान के साथ कौन देखने आया, उसका घर जाके फोड़ देते थे। तो अभी ये सारा सर्कस देखने बैठे हैं पाकिस्तान का, पीछे बहुत सारे कंट्रीज अपना अपना काम भी कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो पहले तो इसकी अगर सेटलमेंट की बात करें तो ये देखिए, दिस वाज डेलिबरेटली कुक्ड अप। ये बीच बीच में जो रिसेस ले लेता है 10-12 दिन का टू रिज्यूनेट, कि भाई आर्म्स, अभी इनको ये अनएक्सपेक्टेड था कि हूती इतने, हिजबुल्लाह इतने जोर से इनको मारेगा। तो ये अभी आप देखिए, तो अगर लाइव रडार में चेक करें तो इनके जो एरो टैंकर्स जो घूम रहे थे फाइटरों को रिफिल करने के लिए, वो अभी सारे के सारे बेरूत के पास घूम रहे हैं। और 10-12 इन्होंने इनके ड्रोन गिरा दिए, इनके टैंकर्स जला दिए, इनका एवेक्स जला दिया। तो अभी ये सोच रहे थे कि इधर ये थोड़ा रिसेस लेके इस बहाने में उनको पहले निपट लेते हैं हिजबुल्लाह को। इनका कभी भी कोई भी काम कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल से नहीं होता। अगर इतना ह्यूमैनिटेरियन होता तो आज ईरान को ये बच्चियों के फोटो के साथ प्लेन नहीं लाना पड़ता। ये तो बुचर्स हैं, दीज आर बुचर्स। ये हम नहीं देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं। आप पूरा हिस्ट्री देखिए तो ये बिल्कुल जब आते हैं तो बहुत ही डिसेंट वे में आते हैं कि आपका डेवलपमेंट तो यही कर सकते हैं, उसके बाद ये पोजीशन आती है। अभी इनका गला कहां फंस गया है कि इनको ये अंदाज नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर देगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का भी आप देखिए तो ये 1963 से इनके पास एक प्लान था, जिसका वो अगर सिंक्रोनाइज करेंगे तो पता चलेगा। इनको बेन गुरियन कैनल बनाने का शौक था कि इजिप्ट के भी मोनोपोली खत्म कर दें, गल्फ की भी मोनोपोली खत्म कर दें, और वहां से बेन गुरियन एक कैनल जो हम निकाल लेंगे। कुवैत को उन्होंने कब्जे में रखा था, गल्फ को कब्जे में रखा था कि आपका तो धंधा बिकेगा, हम लोग यहाँ से कैनाल बना देते हैं। और ये जो इनका प्रोग्राम था उसमें दे वांटेड द लैंड फ्लैट, क्योंकि 63 में एक्सपर्ट्स ने ये बोला था कि कम से कम आपको 520 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने पड़ेंगे तब जाके ये कैनल बनेगी। अब वो 63 की टेक्नोलॉजी थी। अभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना वॉर के बहाने इसको फ्लैट कर दिया जाए। तो दीज ऑल प्रोग्राम्स आर, इनको इरादा तो वही है कि बेन गुरियन कैनल कैसे चालू और सुएज कैनल कैसे बंद हो। ये नंबर 1 था। आप बिल्कुल देखिए, उन्होंने गाजा में से ये निकलेगी कैनल, तो उन्होंने गाजा को फ्लैट कर दिया है। अब जो नड़ रहा है वो सीरिया को उन्होंने रेजिम चेंज करके अपने हाथ में ले लिया है। टर्की इज नाउ ऑब्जेक्टिंग टू, कि उसको मालूम है कि ये बहुत बड़ी गेम करने जा रहे हैं। टर्की हट रहा है वहां से। इन्होंने गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी के बहाने से अपनी कॉलोनी बना के रखी थी और शेखों को बिल्कुल सिक्योर महसूस करा रहे थे। तो दोनों काउंटर हो रहे हैं कि आपको ईरान ने हर जगह उस भी मारा है जो आपका ओरिजिनल प्लान था कि आप कैसे सुएज कैनाल को बाईपास करोगे। तो इनका ये सारा प्रोग्राम 1 to 1 फेल होता चला जा रहा है। अब ये फ्रस्ट्रेट है, लेकिन अपनी जिद छोड़ नहीं रहे। अभी भी इनका इरादा यही है कि एक बार अगर आपने वेस्ट बैंक पे कब्जा ले लिया
हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, लेबनान को तो वैसे ही उन्होंने कभी चैन से रहने नहीं दिया, तो लेबनान भी अगर सरेंडर होकर खाली हो जाता है, अभी इनकी जो बम्बार्डिंग की स्ट्रेटेजी वही है कि बेरूत को खाली करवा दो, तो बेरूत से लेके गाजा स्ट्रिप तक का जो पूरा बेल्ट खाली हो जाएगा, उसमें ये अपना पूरा रिवरा डेवलप करेंगे। पहले भी इनका प्रोग्राम वही था कि भाई ट्रंप का दामाद आके कुशनर वहां पे रिवेरा बनाएगा, इसलिए उनको आपको गाजा पट्टी खाली करवानी है। तो इनके इरादे कुछ वो है, कराने कुछ जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ दिस इज जस्ट अ टाइम बाइंग, ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान में निगोशिएट करने के लिए। लेकिन अपर हैंड जो आज तक ईरान का नहीं था वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में है। और अभी आप देखिए जैसे हुती साइलेंटली बैठे हुए हैं, इनको छुपा छुप धंधा करने दे रहे हैं, और दे हैव रेगुलरली वार्न्ड ऑल द गल्फ कंट्रीज कि भाई अगर कहीं पर भी अमेरिकन सपोर्ट दिख गया तो फिर हम लोग मार देंगे आपको। तो ये वॉर दोनों तरफ है। नाउ पोजीशन इसके, इन्होंने जो एंटीसिपेट किया था इनिशियली, जो नेतन्याहू ने पाठ पढ़ा दिया था ट्रंप को कि भाई ये तो 2 दिन की युद्ध होगी ईरान में, जैसे ही अली खमेनी का कत्ल कर देंगे तो सारी पब्लिक रोड पे आ जाएगी, रेजिम चेंज हो जाएगा, हमको पहलवी को बिठा देंगे और वो चलेगा, जैसे व्हाट दे डिड इन सीरिया, व्हाट दे डिड इन इराक। यहाँ पर ये मिसफायर हो गया है। अभी उनके पास प्लान बी है नहीं, तो ये थोड़ा बहुत निकलने का जो रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर ये हम मांग रहे हैं कि ट्रंप बोले नेतन्याहू को तुम फायरिंग मत करो, तो पहले ही नहीं करता, और ये बोलता है आई विल आस्क हिम टू डू दैट, तेरी मान वो नहीं रहा है, देन व्हाई यू पीपल आर प्लेइंग विद द वर्ल्ड। आप झूठ भी बोले जा रहे हो, आप नुकसान भी कर रहे हो, आप अपना एजेंडा खाली करवाने की जगह आप बम्बार्डिंग भी कर रहे हो, निर्दोष आदमियों को भी मार रहे हो। तो ये देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। एवरीबडी इज लुकिंग इनटू इट। तो मैं समझता हूं इनकी ये नीयत में खोट है। ये जैसे पहले भी इन्होंने बोला था, उस वक्त भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपने सीज फायर की बात करी है तो आपके ड्रोन्स क्यों घूम रहे हैं खुर्ग आइलैंड पे, क्यों घूम रहे हैं बंदर अब्बास पे? इसका मतलब है वो सर्विलेंस कर रहे थे, इनके रडार्स चले गए, इनका एवेक्स चला गया है, और 9 QC9 इनके उन्होंने वहां पे गिरा भी दिए इन्होंने। इसका मतलब ये कि अभी ये मिसचिफ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये बेवकूफ बनाने का और एक तरीका नया ढूंढ के लाए, लेकिन इट इज लिटिल लेट। अब सब अलर्ट हो गए। तो पाकिस्तान को इसलिए बीच में डाला क्योंकि चाइना ने बोला होगा कि भाई चलो ये करो। अब ये ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो इकोनॉमी में उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने बिटकॉइन में माल बेचना चालू कर दिया, उसने ब्लैक फ्लीट शुरू कर दी, तो इकोनॉमिकल तो आप उसको कोलैप्स नहीं कर पाए। फिर ब्रिक्स का जैसे पीछा आ गया, दे स्टार्टेड सेलिंग इनटू अदर करेंसीज, वो भी माल बिक रहा था। तो ओरिजिनल प्लान जो था इनका सारा कैनाल बनाने का, इनका कंट्रोल ले लेने का ईरान का, ये सारा मिसफायर होता जा रहा है। और अभी ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा हो गया गल्फ कंट्रीज का कि भाई तुम तो जो हमको खिलौने दे रहे थे कि ये तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, वो तो सारे के सारे फेल है। तो आई थिंक नाउ सिनेरियो चेंजिंग, लेकिन दिस वीक विल बी वेरी क्रूशियल। इसमें डिसाइड हो जाएगा जियोपॉलिटिकल चेंजेस कहां से कैसे आ रहे हैं। जी, आपने ब्रिक्स की बात की तो पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसी पर फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। करीब करीब नवंबर दिसंबर से इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आ गई इसकी, और उसके बाद से एक भी मीटिंग नहीं की। आज ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए इस बात को। मतलब आपकी हालत इतनी खराब है कि आप मिनिस्टर लेवल का भी एक समिट बुलाने को डर रहे हो इस टाइम कि मैं उसको कैसे बुला लूं। ईरान इंसिस्ट कर रहा है, चाइना इंसिस्ट कर रहा है, रशिया इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मीटिंग तो बुलाओ कम से कम। सर ये मीटिंग ही नहीं बुला रहे कुछ भी। सर ये कैसी प्रेसिडेंटशिप है? कितने डरे हुए लोग हैं। वो बेरूत के अंदर बच्चियों को मार दिया, इतनी सारी वहां से खबरें निकल के आ रही हैं। कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है ये अच्छा कंडेम नहीं करेंगे, कभी भी क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। वर्ड आता है वी आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लेंगे जो कातिल है। सर कातिल का नाम लेने से ये डरते हैं। अमेरिका ने मिनाब के अंदर इतने लोगों को मार दिया, बच्चियों को मारा, उसका नाम नहीं लेते। सर ये कैसी फॉरेन मिनिस्ट्री है और कैसा मोदी सरकार है जो कि इनका नाम नहीं ले सकते? एप्स्टीन में गर्दन यहां तक फंसी हुई है ना, शायद इसलिए नाम नहीं लेते। पता नहीं क्या एहसान है, या हो सकता है इनकी वीडियो फाइल्स नेतन्याहू के साथ पड़ी है तो उसका नाम लेने से डरते हैं सर। और ब्रिक्स कैसे बुलाएंगे मीटिंग? सर हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी। नहीं, ब्रिक्स की मीटिंग अगर नहीं बुलाते हो तो नुकसान तो इंडिया का ही होना है। उसमें उनके जो मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने तो बिल्कुल धड़ल्ले से अपना काम शुरू कर दिया है। 103 कंट्रीज आर ऑलरेडी इनटू ब्रिक्स नाउ। वो अपना ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। आप देखिए अफ्रीका का सब साहरान में 44 कंट्रीज हैं, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 34 कंट्रीज हैं, और ईस्ट एशिया और पैसिफिक में 25। टोटल 103 कंट्रीज आर ऑलरेडी इनटू ब्रिक्स। आपके फाउंडर मेंबर्स में ही उतने हैं।
इंडोनेशिया भी आ रहा है। आपने BRI में जितने भी काम करे थे उसमें भी सब लोग आके जुड़ गए हैं। तो BRI का सबसे पहले ऑब्जेक्शन आपने लिया था, तो उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। ये तो एक देखिए एटीट्यूड चेंज कैसा है कि चाइना हैज नाउ ग्रोन टू दैट लेवल कि वो छोटी मोटी जगह के लिए कोई भी क्रिमिस नहीं करना चाहेगा। उसके 18 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगी हुई है जिसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन ही इज नॉट सीरियस ऑन दैट। वो बोलता है कॉमर्स अलग है और ये अलग है। तो आप देखिए अभी भी हम लोग अपने मिसचिफ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि अमेरिका और इजराइल अगर खुल के हमारे साथ आ जाएंगे तो पूरा एशिया हमसे डर जाएगा और ऐसे हम विश्व गुरु बनना चाहेंगे। यू हैव डन अ रॉन्ग स्टेप। अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपने क्या गलती करी। अभी भी आपने मिसचिफ जो करी है, और आप नरेशन ऐसा दे रहे हैं क्योंकि आपके पास गोदी मीडिया है। हमने आगे भी एक बार डिस्कस करा था कि आपने जो गलतियां करी है उसका नतीजा भुगत रहे हो। चाइना ने आपको पहले इरिटेट नहीं किया है, आप इरिटेट करते हो चाइना को। फर्स्ट एग्जांपल वाज डोनाल्ड लू, जब बांग्लादेश में आया था, शेख हसीना ने आपको मैसेज भेजा कि वन व्हाइट मैन हैज कम टू मी एंड इज आस्किंग फॉर अ सेंट मार्टिन आइलैंड। वो सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ही वाइटल स्पॉट है। उसने बोला भी कि वो मैं नहीं दूंगी तो मेरा रेजिम चेंज हो रहा है। आपने उसको कौन सी सांत्वना दी, या आपने कौन सा बोला कि हमारी डिफेंस वहां पे आ रही है और आप चिंता मत करिए हम देखेंगे। डोनाल्ड लू रेजिम चेंज करा के चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए। तो विद इन 500 किलोमीटर जब चाइना ने वहां पे अपने बेस बनाया कि भाई कल अगर अमेरिका का वहां पे बेड़ा आके सेंट मार्टिन में कब्जा लेने की कोशिश करेगा तो चाइना डजंट वांट देम। तो चाइना ने अपनी सेफ्टी करी, आपने बोला वो इंडिया के लिए घुस के आ गया। इंडिया की